अब हमारे साथ मौजूद हैं वो लोग जिनको आते आते कराची से आते आते 6 महीने लग गए या 7 महीने लग गए, और अगर ये आते दुबई से तो आई गेस 2-3 साल बाद तो इनसे मुलाकात होती। हुसैन बाशलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? ये देखिए, आपकी नॉलेज माशाल्लाह बड़ी ज़्यादा है, आप वाकई में लोगों को बड़ी सर्विसेज देते हैं, शुक्रिया। गरीब लोगों को भी टाइम दे दिया करें। बहुत एनी टाइम हाजिर है। अच्छा, ये हाजिर है, आते नहीं है, बस हाजिर होते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ जफर खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? जफर भाई इस दबान जो कि अभी तक जिंदा रखा है हमने अगर स्टील मिल को, तो उनमें एक नाम जफर भाई का भी है, जो कि वाकई में कहते हैं कि यस, स्टील मिल कौन होना चाहिए। पाकिस्तान का एक बड़ा सनती इदारा है जो कि आपकी प्रोडक्शन तो मैं नहीं कहूँगा 100% आपका पूरा कर देता है, लेकिन हज़ारों लोग उससे जुड़े हैं जिनको रोज़गार मिलता है। हुसैन भाई, आपकी तरफ आते सबसे पहला ही सवाल कि जो मैंने आपको सिनेरियो बताया उसके अंदर ये था कि एक पार्टी थी और उनका अच्छा साउंड पार्टी 40-50 या 30-40 लाख उनका मंथली रेंट आता था। अच्छा जी, उनको हॉस्पिटलाइज हुए और वर्थ तो नहीं ऑन एयर बताऊंगा जो मैंने बताई, एक अच्छी खासी वर्थ चाहिए थी हॉस्पिटल में। आपको पता है कि लाल वाले अस्पताल में जाए तो अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं, तो उनका जो है वो जैसे ही अकाउंट में पैसे आए तो कहते कि उनका अकाउंट सीज कर दिया गया और ये कहा गया कि अब इसकी वेरिफिकेशन दे। जब तक वेरिफिकेशन देते रहे उनके अब्बू दुनिया से चले गए। तो मुझे ये बताएं कि दिस इज नॉट द राइट वे, कि अगर आपका पैसा ओके आ गया, अप्रूव नहीं किया, लेकिन ऑपरेट रुक गया उन बंदे का और चीजें हो गई। अच्छा देखिए, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा नहीं होता कि कोई भी पैसा आपके अकाउंट में आया और एफबीआर या कोई भी इदारा आपका वो अकाउंट सीज कर देगा, ऐसा नहीं होता। यकीनन जैसे आपने खुद कहा कि वो साउंड पार्टी थी, उनका एक अच्छा बिजनेस स्टेबल था, तो उनके दीगर मामलात बैक एंड पे या पिछले प्रीवियस ईयर्स के चल रहे होंगे। जिसका शायद वो ऐसा लगता है कि वो इदारा वेट कर रहा हो कि यार किसी भी तरह पेमेंट आए जो उनकी टैक्स लाइबिलिटीज हम डिडक्ट करें, बिकॉज दे डोंट नो कि उनका क्या ऑपरेशन चल रहा है या क्या जिंदगी के मामलात हैं। क्योंकि अमूमन एक आम टैक्स पेयर या एक बिजनेसमैन करता क्या है कि वो चीज़ों को इग्नोर कर देता है। जब आप चीज़ों को इग्नोर करोगे और एफबीआर भी आपको ड्यू टाइम देता है, ऐसा नहीं है कि आज क्रेडिट हुआ कल उन्होंने पैसे निकाल लिए। वो आपको थ्रू प्रॉपर नोटिसेस, थ्रू द कोरियर, थ्रू योर ईमेल, उस पर आपको सर्व करता है और एक ड्यू टाइम देता है। उसके बाद आप अपने लीगल काउंसिल के थ्रू उनको अप्रोच कर सकते हैं, थ्रू दी अपील, थ्रू दी व्हाटएवर द चैनल, जो भी उनका एक प्रोसीजर है पूरा डिटेल, उसके थ्रू आप अपने केस को हल कर सकते हैं। मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने आज पैसे आए कल निकाल लिए, यकीनन पीछे कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होगा, वो हमें देखना पड़ेगा और उस पे आपके लिए क्योंकि मैसेजेस आए हुए हैं, क्योंकि हमने पहले ही पेस्ट अप कर दिया था कि आप आ रहे हैं। सेकंड सवाल मेरा ये है, मेरे भाई ने कहा कि अगर कोई शख्स जो है वो वाकई में ना दहिंदगान में है कि ही इज नॉट अ टैक्स पेयर, ठीक है, बट राइट नाउ कुछ अमल की वजह से, मैं सॉफ्टवेयर अपडेट की बात नहीं कर रहा मैं ये बात कर रहा हूँ, उन्होंने खुद लिखा सॉफ्टवेयर कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान को फील होता है कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, और अगर इस तरीके के सिनेरियोज हैं तो क्या मैं आपसे रब्ता कर सकता हूँ कि मेरे प्रीवियस जितने भी चीजें हैं उसको एक नॉर्मल अमाउंट में क्लियर करके मैं क्लियर करके इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं दुनिया से कर्जा लेकर जाऊँ। चलें, बड़े अच्छे साहब हैं, अच्छे रिस्पॉन्सिबल हुसैन मुख्तार साहब, हुसैन मुख्तार, चलें बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं हमसे। हम इनके जो भी टैक्स रिलेटेड मामलात हैं उनको इंशाल्लाह पूरे एज पर द लॉ उनको सेटल करके देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा जी, एक और चीज कि टैक्स आजकल कहते हैं कि आप टैक्स की मद में आ जाएं, यानी आप टैक्स पेयर बन जाए, फाइलर हो जाएं, और फाइलर के 15,000 रुपए, ये बात कब से हुई? फाइल देखिए सर, ये तो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपने कहा कि फला हॉस्पिटल में इतना इलाज के पैसे हैं, सिविल और गवर्नमेंट में तो यही वाली बात है, किसी ने इनको फीस कोट की होगी। अब डिपेंड करता है, कुछ लोगों का खर्चा 8 से 10 हज़ार भी होता है, कुछ लोगों का 40-50 हज़ार भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्क। ठीक है, अब ये आई डोंट नो इनका क्या डिटेल होगी जो किसी ने इनको 15,000 के, वो केस टू केस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, एक भाई ने लिखा है कि मेरी अम्मी एक हाउस वाइफ है, उनको हम जो खर्चा होता है वही देते हैं, उनके अकाउंट में पैसे आते ज़रूर है लेकिन वो कभी हम डाल देते हैं क्योंकि चीज़ें देनी होती है। तो मुझे ये बताएं कि अब मैं भूल गया कि अम्मी का भी रिटर्न फाइल करना था, क्योंकि हाउस वाइफ है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम होगा या हम लेट भी फाइल कर सकते हैं उनका? लेट बिल्कुल आज की तारीख में भी वो फाइल कर सकती हैं अगर उनके पैसे सेविंग अकाउंट में हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो बैंक में सेविंग करती हैं या उनके नाम पे कोई असासा है तो शी इज लायबल टू पे टैक्सेस, यानी फाइलिंग करना उनके लिए मैंडेटरी है बाय लॉ। अच्छा, ये बताएं कि उनका अकाउंट किस में है, करंट में है या सेविंग में? दूसरा ऐसा तो नहीं है? और फिर एक और चीज़, जफ़र भाई जब तक कॉल को हैंडल करते हैं, आपसे एक और सवाल मैं कर लेता हूँ कि ये पूछा जा रहा है कि क्या टैक्स नेट कितना है कि अगर एक बंदे की 50,000 रुपये महीना सैलरी है तो क्या वो भी टैक्स के उसमें आएगा? नहीं, उसकी टैक्स डिडक्शन नहीं होगी, बट ही कैन फाइल टैक्सेस
क्योंकि अगर 50,000 सैलरी के साथ उसके नाम पे कोई गाड़ी है, कोई घर है, कोई प्लॉट है या कोई ऐसे मामलात हैं, तो उसको यकीनन फाइलिंग बाइक है चलें, इतना वो चीज़ मैंडेटरी फिर नहीं है, लेकिन वो फाइलिंग कर लें तो अच्छा है, ताकि आगे जब वो एसेट्स बनाएंगे तो मनी ट्रेल बनेगा। जुनेद अली कहते हैं कि मैं भी इसी शख्स के हाथों फाइलर हुआ था, ये शख्स बहुत मुश्किल से हाथ आता है, आपको कैसे मिला? ये बहुत मुश्किल से है, गन पॉइंट पे है, ये बंदा सही नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये बंदा सही नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं आता। तो आप जफर भाई आपकी तरफ आते हैं और मुझे ये बताएं कि क्या मामलात हैं, हमारे तिजारत के ऊपर भी नजर लगती जा रही है, इंपोर्ट के ऊपर बहुत टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो मतलब क्या कहेंगे इसको? हम पाकिस्तान की ग्रोथ तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि दिल के डॉक्टर हमने साथ बिठाया, कोई भी बीमारी होगी हम दिल के डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आप वक्तन फ़क्तन जो है याद करते रहते हैं, और जो है कभी आप भी याद कर लिया करें, हम ही याद करते हैं करते रहते हैं। तो बहरहाल ये है कि जो आपने जो बात की, पाकिस्तान की जो तिजारत है कभी भी बहुत होपफुल जो है सिचुएशन में नहीं रही। हमेशा यही होता है। अभी कुछ अर्सा पहले तो ये हो रहा था कि दिवालिया हो रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, कंगाल हो रहा है, और आज हुआ और कल हुआ और सुबह हुआ और शाम हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस डिफ़ॉल्ट से और दिवालिया से वो अब बाहर आया ना, और बाहर आने के बाद जो है तो वो जो सूरत हाल है वो उससे अब हम बहुत बेहतरी की तरफ आए। लेकिन अभी हमारी जो ग्रोथ रेट वगैरह जो है वो उस तरह से नहीं है अभी जिस तरह से होना चाहिए, लेकिन उसके लिए इक़दाम की ज़रूरत है। अच्छा, फिर बात यह है कि हमारे यहाँ तो हर चीज़ इंपोर्ट हो रही होती है, ज़रूरी या गैर ज़रूरी सारी इंपोर्ट हो रही होती हैं, और उस पर कोई कदगन नहीं है, कोई उसके ऊपर उस तरह से पाबंदी नहीं है। बस ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब बजट आता है तो उसके अंदर जो है वो ड्यूटी और टैक्स लगाकर जो है। जफर भाई आपके कॉल्स आ रही हैं, मोबाइल पर थोड़ा सा देर के लिए साइलेंट करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो, क्योंकि जफर भाई के लोग बड़े सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब हम आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अब जब हम चीज़ों को प्रेशराइज कर रहे होते हैं ना सारी चीज़ें, चैनल पे तो मसला ये है कि आप मुझे ये बताएं कि लोग स्ट्रेस बड़े लेने लग जाते हैं ना कि यार मेरा तो वकार इतना बड़ा हो गया, या मैं हुसैन भाई को देखकर, हुसैन भाई आजकल तो पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स इतना है, अबे भाई ये गोरा तो मैं काला क्यों हूं, लोग उसमें भी हार्ट अटैक में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या तजवीज़ है? देखिए निशान भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अगर लाइफ को स्ट्रेसफुल बनाना है ना, तो आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दें। ऐसे ही है, आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाएगी। क्योंकि देखें, जिंदगी में कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी स्टेटस आ जाए, इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता ना। ऐसे ही है। लेकिन जब आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ना, कि अच्छा यार इसके पास इतना स्टेटस है, ये तो इतना बड़ा डॉक्टर है, इसके पास ये डिग्री आ गई। आप उसी रेस में लगे रहते हैं, अपनी आप हेल्थ भी ख़राब करते हैं, आपको अब स्ट्रेसफुल करते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते ना। आपका जो ज़िंदगी का टाइम है उसमें आपने फुल स्ट्रेस भर के रखा हुआ है कि आप जो है वो हर वक्त काम कर रहे हैं या उससे कंपेयर कर रहे हैं। ये एक जेलिसी का एलिमेंट आपके अंदर आ गया। उससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, आपकी धड़कन भी बढ़ेगी, आप नींद पूरी नहीं करेंगे, अपनी आप फैमिली को टाइम भी देंगे। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसको वीडियो गेम खेलने में मजा आता है। आज हमें को क्या वीडियो गेम खेलो, शायद मुझे उतना मजा ना है, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। आप वो टाइम टिकटॉक पे डाल रहे होते हैं, तो आपका एक टाइम है ना, उसकी एक इंपॉर्टेंस है, तो उसको आपने कैश करना होता है। आपको समझे कि जिंदगी का टाइम गुजरता जा रहा है। हर एक एवरेज पाकिस्तान में लोगों की लाइफ जो 70 से 75 है। तो आप देखें कि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सब अपने पेशेंट को कहता हूं, देखो अगर 40 से 60 की एज आपने बगैर दवाइयों के स्ट्रेस फ्री होकर अच्छी गुजार दी, तो 60 से 80 ऐसे ही चलते फिरते दवाइयों के साथ गुजर जाएगी। लेकिन अगर आप 40 से 60 साल की उम्र में दवाइयों पे आ गए, आपने दूसरी बीमारियां पाल ली, तो 60 से 80 अगर रहे तो बिस्तर पे गुजरोगे और पैरालिसिस की कंडीशन में गुजरेगी, तो उसमें लाइफ में मजा नहीं आएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखना है। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हमारे आजकल की बहुत सी जनरेशन जो है ना वो सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रही है। मेरे पास सुबह ओपीडी में ये पैक्ट होता है कि 2-3 लड़के ऐसे आते हैं, डॉक्टर साहब घबराहट हो रही है, धड़कन तेज हो रही है। अच्छा भाई, मैं डायरेक्ट पूछता हूँ क्या काम करता हूँ? सॉफ्टवेयर हाउस में। रात को नहीं सोते? नहीं। वापस जाके क्या करता हूँ? बस लेट जाता हूँ, उठ जाता हूँ, नींद ही पूरी नहीं हो रही। हमारी मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि अगर एक पर्सन 6 रातों तक सही स्लीप नहीं कर रहा तो दे आर लीगली ड्रंक।
कि मतलब आप उससे कोई इतना का काम नहीं करा सकते कि जो कि आपकी इसको लाइफ सेविंग हो, तो उससे आप कहेंगे वो लीगली ड्रंक, वो ड्रंक की फॉर्म में, उसकी कॉन्शियस लेवल अवेक नहीं है, क्योंकि नींद पूरी नहीं कर पा रहा। वैसे तो, और दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा कि मैं किसी भी कंपनी को हिट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी सेहत की फिजी ड्रिंक्स से परहेज करें, क्योंकि कॉल सेंटर्स या सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर ये होता है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक या फिजी ड्रिंक साथ रखी होती है। हुसैन भाई ये वाला बंदा कड़ाक, हुसैन भाई ये हो गया, वेव दे दो। आपकी अपनी लाइफस्टाइल आपने खुद बर्बाद किया। हुसैन भाई ऐसे ही है। अच्छा जी, मैं कहां से हुसैन भाई से थोड़े से डर कि कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे पहन के, तो मैं वो नट करता रहता हूं, तो ये करते हैं। अच्छा जी जफर भाई, आपसे सवाल करख्त सवाल है, और लेकिन माशरे का वो हिस्सा कि जो बच्चा नाले में गिर गया और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि चलिए ये तो गिर गया, हम अगले के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो जो गिर गया, जो चला गया, जिस घर में कोहराम मच गया, उसका क्या? देखिए इस वक्त ये जो एक बहुत बड़ा इशू, बर्निंग इशू है शहर का, और यहाँ जो सूरत हाल रही उसके अंदर आप देखें कि यानी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियों पर लगे हुए हैं। ऐसे ही है। अच्छा, जिसका बच्चा जाना था वो चला गया। अच्छा, इस मेगा सिटी के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आप देखें कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं है, लेकिन वो गटर लग भी नहीं रहा था जफर भाई, अजीब सा खुदा हुआ एरिया लग रहा था मुझे। अच्छा नहीं, सुन तो ले, मैं बात ये कर रहा हूँ कि वो नाला है और बड़ी स्पीड में उसमें पानी गुजर रहा है, और उसमें उन्होंने बिल्कुल गेट के सामने जहां उनके पार्किंग एरिया है, यानी डिपार्टमेंटल स्टोर का, ना उन्हें परवाह है ना इदारों को परवाह है। अब आप बाद में लड़ते रहिए कि साहब ये तो जो है वो इसकी हुदूद थी और इसका काम था, इसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन जो वाकया होना था वो हो गया। इस शहर कराची के अंदर पहले तो हम खाली कचरे ही को रो रहे थे, हम जो है वो लैंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, जो स्नैचिंग थी, जो लूट मार थी, जो यानी आदमी गैर महफूज था, उसी को रो रहे थे। अब गटर के ढक्कन का भी इशू जो है वो जगह जगह खड़ा है, और इतना बड़ा सेटअप बना दिया गया। उस सेटअप के अंदर जो है वो यानी काउंसलर्स हैं, यूसी चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, सिटी मेयर है, डिप्टी मेयर है, उसकी पूरी टीम है, और इदारे हैं कि केएमसी है और वाटर बोर्ड है और जो है वो सॉलिड वेस्ट है और एलबीसी है और क्या क्या है। लेकिन उसके बावजूद इस शहर कराची का यानी ये है कि कोई पुरसान हाल उस तरह से नज़र नहीं आता, और इस तरह के हादसा जो है वो होते हैं। एक तो ये होता है ना कि चलो भाई कोई हादसा हो गया, लेकिन नेग्लिजेंसी है ना, और उसकी वजह से फिर एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते हैं। अरे भाई, मैंडेट आपको लड़ने के लिए नहीं दिया है, आपको काम के लिए दिया है। आप जो है वो काम करें, आप इस हवाले से जो है मामलात को बेहतर करें, इस शहर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। अब वो यही जो यूनिवर्सिटी रोड वाला जो सिलसिला है, कितना अरसा गुजर गया, बजट बढ़ता जाता है, काम जो है वहीं का वहीं रहता है, वो हो के नहीं देता। फिर जवाब ये बनाया काम कराएंगे कभी टूटे ना, उससे डिले कर रहे हो कि पक्का काम करवाएंगे, अगली नस्लें बड़ी अच्छी उस पे। अच्छा, और यही मामला दूसरों का है कि वो सुई गैस के जरिए से खुदाई तो गली गली करा दी गई, लेकिन अब उनके ऊपर पेवर ब्लॉक या उसको जो है वो पुख्ता करने का काम, उन गलियों को, उन रोडों को, वो जो है वो अभी तक यानी चंद जगहों को छोड़कर उस तरह से नहीं हो रहा। लोग सफर कर रहे हैं, आवाम परेशानी में, दुश्वारी के अंदर है, खुदाई हुई है गली गली, रोड जो थे भी वो भी तबाह बर्बाद है। वो रख कर बैठे हुए, मेंटालिटी है कि पैसा रख कर बैठे हुए कि आखिर में काम कराएंगे। अरे लोग तो सफर कर रहे हैं ना यार। वो मसला पता है कि वो उर्दू वाला सफर समझते हैं, बाकी में सफर कर रहे हैं ना, हम भी बाइक पर जा रहे हैं, खुदे हुए रोड, वो सफर वो वाला समझते हैं। वो अंग्रेजी वाला सफर समझे तो काम हो जाएगा, हमारे यहाँ उर्दू। अच्छा, एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की कि जफर भाई से बोलेगा कि डिपार्टमेंट ने हमें सुई पकड़ा दी और कहते गैस ढूंढ कर लाओ। क्या पकड़ा दे? सुई पकड़ा दी और कहते गैस ढूंढ कर लाओ, सुई गए। तो वो जीते रहे चीते, जबरदस्त बंदा है। अच्छा, हम आते हैं हुसैन भाई की। तो हुसैन भाई, एक खातून ने पूछा है कि आई एम फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, बट द थिंग इज दैट के बिफोर 2 years back I have an injury in my leg, so I'll go through the surgical procedure. और ठीक है, अब वो कह रही है कि मुझे कुछ पैसा अपने साथ कैरी करके लेके जाना, आई डोंट वांट टू पुट इन द अकाउंट क्योंकि वो टैक्सेस यहाँ का बहुत ज्यादा है। तो हाउ मच आई कैन टेक कैश इन पाकिस्तानी रुपीस अलोंग विद मी टुवर्ड्स टू दुबई एंड देन दोहा, कतर? अच्छा देखिए, लीगली जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है वो $5,000 to $10,000 यू कैन टेक फ्रॉम अब्रॉड लीगली।
टेक और यहाँ से लेके जाने पे पाबंदी है। नहीं तो यहाँ से डॉलर नहीं, पाकिस्तानी रुपीस में कहते हैं। वो अपनी ट्रैवल पर्पस के लिए तो ले जा सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अब डिपेंड करता है ट्रैवल कितना लेंथी ट्रैवल है। लाइक 15 डेज के लिए समवन इज ट्रैवलिंग टू दुबई, उसके लिए आई थिंक $2000 इनफ है। लेकिन वहां जाकर अगर सोना पसंद आ गया तो कहां से लेंगे? ले सकते हैं ऑनलाइन, आजकल प्लास्टिक मनी तो यूज होती है ना, आपके अकाउंट तो लिंक होते हैं, यू कैन बाय। नहीं यू कैन बाय, लेकिन पाकिस्तान का तो टैक्स भी बहुत कट जाता है ना। मैंने भी वो है चीजें, ट्रांजैक्शंस पे तो टैक्स कटेगा नहीं, ये वाला टैक्स ये नहीं हो सकता कि आपने हमारे इंटरनेशनल उसमें एटीएम कार्ड डाला, उसको ठंड लग गई 30% उस पे टैक्स। देखिए 30% तो नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन अमाउंट्स हैं, क्योंकि हमने भी जब जितना इंटरनेशनल ट्रैवल किया है और ट्रांजैक्शंस किए तो टैक्स तो लगता है, बिकॉज आप फैसिलिटेट भी तो हो रहे हो। आपका अकाउंट यहाँ पे लेट्स सपोज यूबीएल में है एंड यू आर यूजिंग योर एटीएम एट कोलालमपुर, तो वो आपको एक फैसिलिटी भी तो मिल रही है। ठीक है। या तो आपके पास इंटरनेशनल अकाउंट्स हो, अगर आपका कोई ऐसा प्रोफाइल है, ऐसा काम है, जैसे आपने सॉफ्टवेयर हाउस वालों की बात की, उनके पास अमूमन डिजिटल अकाउंट्स होते हैं, तो वो कन्वर्जन रेट इतना नहीं लगता, उस पर बहुत छोटी सी अमाउंट एक फीस लगती है। जैसे पायोनियर है, वाइज है, इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं। नया पे भी तो एक आया, नया पे लोकल है। अच्छा। उस पे बहुत ज्यादा डॉलर कन्वर्जन बहुत ज्यादा है। अच्छा, मुझे एक बात, मुझे इनका बताएगा कि ये पूछे कि फिर भी प्लीज बता दें कि मैं कितना कैरी कर सकती हूँ पाकिस्तानी, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख? हाँ, इतना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर वो 2-5 लाख रुपए ट्रेवल कर रही है कहीं ले जाएं तो इट्स ओके। इतना ले सकती हैं? हाँ, बिल्कुल जी मैडम, आप इतना लेके जा सकती हैं। और बाकी जो है वो ब्रेक की तरफ जाएंगे और वो पूछा जा रहा है कि बिल्कुल अकाउंट्स के बारे में भी आपको बताते हैं, तमाम तफसीलें देखते रहिए मुस्कुराते हुए ज़ीशान सर। और जनाब वेलकम बैक। और ऑफ द ईयर एक बात हो रही थी, हाँ जी, काफ़ी चीज़ें बोल दी जाती हैं, इम्प्लीमेंट बड़ी देर से होता है। और वाकई में ये कुछ लोगों का है प्रॉब्लम हुसैन भाई, कि लोगों ने ये कहा कि जैसे डॉक्टर साहब भी, क्योंकि डॉक्टर साहब आपका भी ट्रैवल होता होगा इंटरनेशनल जोन पर, तो मुझे ये बताएं कि अब जैसे कि कहा कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं पाकिस्तान में ज़र मुबादला जो भेजते हैं, उनके लिए जो सेव वाला मोबाइल है, हम नाम नहीं लेते, ब्रांडिंग हो जाती है, सेव वाला जो 17 प्रो मोबाइल है वो आप ला सकते हैं और उस पर कोई भी आपको पीटीए अप्रूवल नहीं चाहिए होगी। इट्स वर्किंग थ्रू आउट द वे, व्हेन हाउ लॉन्ग यू स्टे ओवर हियर यू कैन यूज इट। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल, मोबाइल तो एक आध ले आ सकते हैं। नहीं, लेकिन वो पीटी अप्रूव करवाना पड़ता है ना। पीटी अप्रूव तो डेफिनेटली टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा। खत्म कर दिया ना? नहीं, चल रही हैं बातें, अभी इट्स नॉट कंफर्म्ड येट। वो पीटीए से कुछ एफबीआर की चल रही हैं कन्वर्सेशंस कि उसको कम करेंगे या खत्म करेंगे। ठीक है। एज ऑफ नाउ ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। हालांकि देखा जाए तो हम अपने पड़ोसी मुल्क देखें जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है, कि वहाँ पर ऐसा कोई टैक्स ही नहीं है। अब वहाँ पर जो है वो सोना 1 तोला आई गेस जो है वो 1,10,000 रुपये हुआ, तो इंडियन अवाम ने धड़ल्ला मचा दिया, इतना महंगा सोना। बिल्कुल ऐसा। और हमारे यहाँ पे 5 लाख भी क्रॉस कर जाता है। सर मैं आपको परसों की बात बताऊं, मेरे कज़न कुवैत से अभी लौटा है, विजिट पे गया हुआ था, एक गुफ्तगू हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि हमारे यहाँ जो लैंड क्रूज़र या पराडो जिसे हम कहते हैं, जो कि आई थिंक 10 करोड़ प्लस है, वो वहाँ पे पाकिस्तानी 35 लाख रुपए की गाड़ी है। और वहाँ एक आम सा बंदा जो अच्छा सा थोड़ा सा अर्न कर रहा होता है उसने रखी हुई है। इतना सस्ता है और उन्होंने डेवलप किया है अपनी कंट्रीज को। तो अगेन वही बात कि ये हमारा टॉपिक में नहीं है, लेकिन चीजें तो ऊपर लेवल पे डेवलपमेंट में बिल्कुल ये कि हमारे यहाँ पे अगर बेचारा कोई लैंड क्रूजर या मुझे फॉर्च्यूनर बड़ी पसंद है ले तो फिर नीचे ना वो स्केटिंग शूज लगवाता है कि धक्के से चलाओ, पेट्रोल पूरा नहीं, पेट्रोल रोज ही महंगा हो जाता है। और टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, 600% टैक्स है इंपोर्ट गाड़ी पे। इस गाड़ी को आप इंपोर्ट कराएंगे ऐसे ही है तो आपको 10 करोड़ की पड़ जाएगी। हम बात ही नहीं करते ऐसी। मुझे ये बताएं जैसे आपका जो ट्रैवल रहता है किस किस कंट्री में जाता है? मैं दुबई गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, मालदीव गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, तो यहाँ तो ज़्यादा ट्रैवल रहता है मेरा। ज़्यादातर ट्रैवल रहता है, फिर आपका भी दिल करता है कि सेव वाला मोबाइल यहाँ पे भी चले। जी जफर भाई, अब मुझे ये बताएं कि अब कानून नाफिज करने वाले जब अगर कोई लड़ता है आपस में, मैं अपनी और आपकी बात कर लेता हूँ कि मैंने एक ड्यूटी जफर भाई को दी। जफर भाई ये वाला जो, जैसे कि हमारे बैठ साहब इस वक्त कैमरे में बैठे हैं, अब इनका काम है ना कैमरों को देखना, अब ये उठकर मुझ पर ब्लेम डालना शुरू कर दें कि ज़ीशान जो है वो मुझे देखे बगैर बात कर रहा है। इनका काम, इनको पता है ना कि मैं ज़ीशान अगर जफर से बात कर रहा है या डॉक्टर अरसलान या हुसैन भाई से बात कर रहे हैं तो वो खुद मूव करते हैं। अब पॉलिसीज ये खेली जा रही है, इसकी बल्ली उसके सर, उसकी बल्ली इसके सर, तो बीच में सोल्यूशन कैसे निकलेगा? ये गटर वाला वाक़या नहीं, एक अच्छी अचीवमेंट तो ये हुई है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब जो है वो सिटी गवर्नमेंट और इस बल्दिया वहाँ के सरबराह हैं और इस हैसियत से रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की बनती है। जो है वो उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया और इसके ऊपर जाकर जो है वो फैमिली से माजरत भी की। और ये एक बहरहाल इस तरह की रवायत अब डलनी चाहिए कि भाई यानी जो सरबराह है जिम्मेदारी तो उसी की है
और उसके नीचे अब किसकी नेग्लिजेंसी है वो सब देखना, उसको करना, वो सब तो उनकी जिम्मेदारी है। और जो है वो ये जो शहर के अंदर जो जगह जगह ये खुदा हुआ है और जो मैन होल खुले में हैं और जो कचरा कुंडियाँ भरी हुई हैं और जो ये लाइन ऑर्डर की जो सिचुएशन है, इनको ये यानी आप देखें ना कि हमारे इशू ये हैं बुनियादी मसाइल, और इनको एड्रेस किए बगैर, इनको हल किए बगैर हम इस शहर को यानी अब तो एक आम आदमी कह देता है कि ये शहर रहने के काबिल नहीं रहा। या लेकिन शहरी क्या देखिए एक बात, जफर भाई आप खाना खा रहे हैं और मुझे भूख लगी हुई है, ठीक है ना, तो आधी रोटी तो आप मुझे दे सकते हैं ना, 2 रोटियां अगर आप लाए हैं, ऐसा है ये नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा एक बंदा मार्ट चला रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं कि 3-4 हज़ार रुपए के ऊपर ढक्कन या पंजाबी च तरामड़ा कहते हैं जिसको कि आप एक पीस ऑफ क्या कहते हैं आयरन या वो आप लोहे का एक पीस रखवा दें, उसके साइड पर 2 पत्थर रखवा दें कि ये जगह जो है वो क्रॉस तो कर सकते हैं लेकिन नीचे गटर है, ऊपर लिखवा भी दें, तो क्या 3-4 हज़ार रुपया वो मॉल वाला खर्च नहीं कर सकता? बहुत अच्छी बात की आपने। हमारे यहाँ मसला ये है कि कमाई करने के लिए तो हर जतन इख्तियार करते हैं, लेकिन लोगों को सहूलत देने के लिए, अपने ही क्लाइंट्स को सहूलत देने तक के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल मेन गेट के सामने वो खुला हुआ है और मासूम बच्चे को क्या पता, वो तो भागता हुआ जो है वो बाप की मोटरसाइकिल पे बैठने जा रहा था और वो। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वहां पे बाइक्स खड़ी नहीं है, इसी वक्त बंदा कहते हैं ना कि घर पे कोई हादसा हो गया, डेथ हो गई किसी की, आप तो एकदम से बाइक पीछे करेंगे ना। अब आप वो तो नहीं कि पहले बड़े आप सेटल डाउन होंगे, बंदा गिर गया बाइक के साथ, उसकी कमर की हड्डी टूट गई, टांग की हड्डी टूट गई, सर पे लग गई, उसी वक्त डेथ, सडन डेथ, वो भी जरूरी नहीं गटर में ही गिरे, उस गड्ढे से भी तो डेथ हो सकती है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि जा बजा यहाँ तो गड्ढे गड्ढे, मैन होल, रोड जो है वो बर्बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, ये सारी चीज़ मौजूद है। गाड़ियाँ जो है ना उनके भी रिंग पिस्टन बैठ रहे हैं, वो भी जो है उनके चेसिस भी बोल रहे हैं, बंदा जो है उसके भी जो है वो सूरत हाल ख़राब हो रही है। ये सारी चीज़ें तो आज की नहीं है, ये अब सालों पे मुहित हैं, लेकिन इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बेहतरी और बहुत बड़ी चेंज जो है वो हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही। और इसी की ज़रूरत है कि ये सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ये लड़ने के बजाय मिलकर बैठें और मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, वरना ये सारे के सारे इसके ज़िम्मेदार होंगे और लोग इनसे पूछेंगे और लोग इनको जो है वो इस हवाले से जो है ये अगर ये समझते हैं कि नहीं वो फलाने को बुरा कहेंगे और फलाने को अच्छा कहेंगे, ऐसा नहीं है। इस शहर कराची को रहने का काबिल बनाना इन सारे इदारों की, इन सारे लोगों की जो मुंतखब हैं उनकी ज़िम्मेदारी है और उनको अपने फ़र्ज़ को पूरा करना चाहिए। और जब उन्होंने ज़िम्मेदारी को खुद से उठाया है, खुशी से उठाया है, तो उनके ऊपर कोई इस हवाले से कोई ज़बरदस्ती और जबर तो नहीं था। तो अब अगर जो है वो काम नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरी चीज़ों पे तवज्जो देते रहेंगे, तो ये मसले का हल नहीं है। और मैं ये जो बात आप कर रहे थे, जैसे वो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला है, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ हर इदारा चैरिटी के नाम पे तो बहुत कुछ खर्च कर देगा, लेकिन वो अपने मुलाजिम को, अपने मजदूर को, अपने एम्प्लॉय को कोई फैसिलिटी देने के लिए उस तरह से तैयार नहीं होता। असल में वो खर्च कहाँ करता है? देखिए जफर भाई, मसला ये कि अगर मुझे कोई बीमारी है ना, मुझे फर्ज करें हार्ट की बीमारी है और मेरा फिलवक्त मुझे स्टंट जो है वो जिना से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई आएगा तो बोलेगा अच्छा जिशान को दिल के लिए पैसे देने हैं, मैं 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। वो ऐसे नहीं बोलेगा जिशान ये रखो और काम करवा लो। तो हमारे यहाँ दिखावा बहुत है, जो मजदूर को अपने देगा वो दिखावा नहीं होगा। सिर्फ मजदूर तो 1-2 बंदों को बोलेगा ना, हर क्लाइंट को थोड़ी रोक के बोलेगा कि सर ने मुझे पैसे दिए थे 5 लाख रुपए इलाज के लिए। हमारे यहाँ दिखावा बहुत है। और दूसरी चीज ये कि फिर मैं हुसैन भाई आपकी तरफ एक क्वेश्चन है कॉल पे कि हम दुनिया ना जिद्दत की तरफ जा रही है। अब अगर आप देखें कि इमरजेंसी लाइट उसमें रॉकेट्स दिखा रहे हैं, उसके अंदर चांद के ऊपर उतरना दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ वापस लालटेन आ रही है, मतलब बैक टू द बैक एरिया हम जा रहे हैं। तो आपकी डेवलपमेंट वहीं से पता चलती है कि आप कितने प्रोग्रेस करें, कि आपकी जो आर्टिफिशियल मेंडेंट्स हैं वो कौन सी फॉर्म ले रहे हैं। हम वो पुराना पहिया, वो रेडी वाला, वो अजीबोगरीब चीजें बन रही हैं। तो हुसैन भाई आपसे सवाल ये आया कि एक बंदा हु इज ए नॉन फाइलर और वो कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है और फाइलर कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं जिस पर उसको टैक्स ना हो, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि अगर सडन किसी की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिलीवरी प्रॉब्लम है, ये कोई एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंट में भी अच्छा खासा पैसा लगता है, तो मकसद ये है कि वो कितने एक मैक्सिमम अमाउंट है कि वो लाकर
वो खर्च कर दे और उसके बाद वो एफबीआर को या अपने बैंक को रिपोर्ट दे दे कि भाई मेरा यहाँ लगा था, ठीक है, मुझे वो फिर बैंक सर्टिफाइड कर दे उसको। ठीक है। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है और इस चीज़ पे लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि किसी भी चीज़ की एफबीआर की तरफ से कोई डिफाइंड लिमिट नहीं है कि हाउ मच यू कैन ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा, विड्रॉवल पे भी लिमिट नहीं है बट टैक्सेस हैं। जैसे एक नॉन फाइलर बंदा 50,000 से ऊपर अगर कैश विड्रॉ करता है अपने बैंक से, यानी अगर नॉन फाइलर हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए कैश विड्रॉ किया, तो आई हैव टू पे 0.8% टैक्स, यानी 800 रुपए टैक्स डिडक्शन हो जाएगी 50,000 पे, 50,000 के ऊपर, 50,000 1 रुपए पे, 1 रुपए पे, ठीक है, 0.8%। लेकिन इफ समवन इज फाइलर, तो वो चाहे 1 करोड़ रुपए क्यों कैश ना निकाले, उस पर कोई डिडक्शन नहीं होगी। जबरदस्त। ठीक है। अब बात ये आई कि मैं नॉन फाइलर हूं, मैं कितना इमरजेंसी फंड्स खर्च कर सकता हूं, इसकी देखिए कोई लिमिट नहीं है। यू हैव टू क्लैरिफाई कि ये पैसे की ट्रांजैक्शन कहाँ से है और उसकी मनी ट्रेल कहाँ है। मनी ट्रेल पे हमारे बड़े बड़े लोग फंस चुके हैं पाकिस्तान में, तो एफबीआर मनी ट्रेल ही मांगता है कि आज अगर मेरा प्रोफाइल ABC है और मैं अगर फॉर एग्जांपल मान लूँ 5 करोड़ की गाड़ी लेके कल से घूम रहा हूँ, तो उसकी कोई बैकअप मनी ट्रेल होनी चाहिए ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि बैठे बैठे मेरे पास 5 करोड़ आए, अगर आ भी गए तो उसकी क्या चेन है। मैंने कोई अपना एसेट सेल किया, कोई मेरी प्राइस बॉन्ड विनिंग हो गई, कोई मुझे लॉटरी लग गई, कोई मुझे मेरे वालिदैन की तरफ से ऐसा गिफ्ट मिल गया, व्हाटएवर, तो उसकी एक पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये समझने की जरूरत है, तो बाकी सारी चीजें आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फर्ज करें अगर मुझे एक 6 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, ठीक है, बीमारी पर, ठीक है, कोई भी ऐसा मेरा मसला है, और मैंने फर्दर मुझे कहीं से भी आ गए, मेरे पास 100 रुपया भी नहीं था अकाउंट में, लेकिन आए और मैंने उसको अपने हॉस्पिटल में खर्च कर दिया, हॉस्पिटल वाले भी पेपर देंगे कि भाई ये खर्च हुआ था, सही है, डिस्चार्ज समरी होती है, बिल्कुल, बिल होता है, ठीक है, बिल आता है। वो बिल मैंने जाकर अगर अपने बैंक में दे दिया कि भाई मेरा ये जो खर्चा हुआ था वो इस वजह से हुआ था, या मेरे पास पड़ा है, मुझे अगर कहीं से भी एफबीआर से आता है तो मैं अगर उनको वो सबमिट करवा देता हूँ, तो इज दिस एक्सेप्टेबल? हाँ, बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो सकता है। देखें, पहली बात तो ये कि बैंक आपसे मांगेगा नहीं, ठीक है जी। आपके पास फंड्स आए, अब वो कहाँ से फंड्स है, बैंक आपसे अपनी कंप्लाइंस को पूरा करने के लिए खाली पूछेगा या डॉक्यूमेंट मांगेगा कि भाई ये पैसा कहाँ से आया। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसा आपकी फैमिली की तरफ से आया, तो डेट इज कंसीडर्ड गिफ्ट, उसकी प्रॉपर गिफ्ट डीड होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन होनी चाहिए थ्रू बैंकिंग चैनल, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उस चीज़ को एफबीआर भी एक्सेप्ट करता है। फिर बाय लॉ हमारे एक डेफिनेशन है गिफ्ट की, कि गिफ्ट देने वाला और लेने वाला दोनों टैक्स पेयर्स होने चाहिए, यानी डोनर एंड डोनी दोनों टैक्स पेयर्स होने चाहिए, और डोनर के पास उतना अमाउंट भी होना चाहिए। देखिए, मना कुछ भी नहीं है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, मैंने आपको दे दिए, तो वो गिफ्ट कंसीडर्ड नहीं होगा, वो उसको इनकम ट्रीट करके उसको एक असेसमेंट की जाएगी, उस पर टैक्स मांगते हैं वो। लेकिन अगर मेरे पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए है, उसमें से मैंने आपको 50 लाख रुपए एज अ फैमिली गिफ्ट दिया, तो वो फिर उस पर अगर प्रॉपर हम चैनल के थ्रू चलें, यानी गिफ्ट डीड्स और सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें, तो कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है कि अगर फैमिली में नहीं है और कोई बाहर से कोई अननोन बंदा सुनकर आपकी मदद करता, तो उस पर क्या ये जवाब लेंगे आपसे? ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते सुबह शाहनजर। और जनाब, वेलकम बैक। और हुसैन भाई, सवाल को वहीं से कंटिन्यू किया, फैमिली, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे चाचा मामा ताया जो भी हैं, ठीक है, वो तो फैमिली का से। अब आपने भी कहीं अपील की, मैंने भी कहीं अपील की, भाई ने भी अपील की, जफर भाई ने भी अपील की, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मेरे बंदे बहुत सारे मेरे पास आते हैं बहुत अच्छे से, मैं मदद करवा दूंगा। अब वो बंदा तो बाहर से कर रहा है ना डील, तो वो फिर गिफ्ट कैसे होगा? देखिए सर, बाहर से जो पेमेंट आती है, बाहर से नहीं मतलब कराची में ही है, लेकिन वो आउट ऑफ द फैमिली है, आउट ऑफ फैमिली गिफ्ट कंसीडर नहीं होता, लेकिन वो डोनेशन कंसीडर किया जा सकता है। ओके। अब उसका एक तरीका है कानून में, वो फिर थोड़ी सी डिटेल पर्पस ऑफ सेंडिंग आप डोनेशन कर दें, पर्पस ऑफ सेंडिंग डोनेशन कर दें, यू हैव टू गिव द प्रूफ, लाइक कि उसके कोई ट्रांसफर फंड्स होने चाहिए, ट्रांसफर एसेट्स होने चाहिए, फिर वही ट्रांसफर आपके मेडिकल बिल को बैकअप होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने उससे जाके पार्टी कर ली या कि ट्रैवल करके आ गया मैं, जो हमारे अमूमन इस तरह की चीजें अनफॉर्चुनेटली हो रही होती हैं। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, कोई इशू नहीं, तो कोई इशू नहीं। फिर मैं वो जायदाद वाला सवाल करता हूँ, जफर भाई के लिए सवाल है। जफर भाई, ये पूछा गया कि आपने कुछ अर्से पहले हाईलाइट किया था इशू आपका स्टील मिल का, कुछ पेशरफ हुई उस पर? देखिए, खबरें तो तवातर के साथ हैं कि साहब वो रशिया से कोई एग्रीमेंट है जिस पर जो है वो हवा में है ना। हाँ, लेकिन यही मैं बात कहने जा रहा था, लेकिन अब तक बरसरे ज़मीन कोई चीज़ सामने नहीं आई है। एक इतना बड़ा हमारा वाहिद फौलासाद इदारा, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अभी तक फिक्स नहीं की गई, और अब आप कहते हैं कि नया लगाएंगे। अरे भाई, जब नया लगाना था तो पुराना बर्बाद जो है वो इतना बड़ा इदारा, मैं तो ये कहता हूँ कि कतर, बहरीन, मस्कत की तरह की एक स्टेट थी
जिसके अंदर जो है वो हर चीज़ मौजूद थी, अपनी जेटी थी, अपना बिजली घर था, अपनी राजगाहें थी, अपने हॉस्पिटल थे, अपना कैडेट कॉलेज था, अपना जो है वो यानी वहाँ पर पूरा रिपेयर शॉप कॉम्प्लेक्स और पूरा प्लांट, और उसके अलावा मेटलर्जिकल ट्रेनिंग सेंटर, 19,000 एकड़ ज़मीन, और जो है वो वहाँ पर जो है गेस्ट हाउस, और जो है वो ऑफिसर्स क्लब, और जो है वो फैसिलिटी के वहाँ जाएं तो आप ऐसा लगता था कि जैसे आप डिफेंस के अंदर आ गए। अय्याशिया में भी तबाह हो गया ना कि हर एक को फैसिलिटेट किया, तो अय्याशिया में भी तो आप ये कह सकते हैं कि फजूल पैसा खर्च करने में भी असल में ये छोटी मोटी चीज़ों से इस तरह के इतने बड़े इदारे तबाह नहीं होते। सिर्फ मसला ये है कि इसको दानिस्ता बर्बाद किया गया, जिन लोगों ने किया उनकी को जिम्मेदार जो है वो उनका तयन नहीं होता, और आगे जो है वो सब जो है वो उनको एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है कि जी नया बनने जा रहा है, नया बनने जा रहा है। अच्छा कहाँ बनने जा रहा है वो अभी तक कुछ भी नहीं पता। जो एम्प्लॉयज़ और जो मुलाजमीन थे वो तो सबके सब फारिग कर दिए गए, जो रह भी गए उनको भी फारिग करने की तैयारी है। वो भी ये कहते हैं कि इस एनवायरनमेंट के अंदर इन हालात में हम ड्यूटी मज़ीद करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे ड्यूज़ और वाजिबात दे दो, हम जाएं, हमारी जान छोड़ो ना। तो ऐसे के अंदर कहाँ से नया अदारा लगेगा, कहाँ से चलेगा? पुराने कोई नहीं सही कर पा रहे, हाँ, क्या लगाएंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ तो होता ये है कि MOU साइन कर दिए जाते हैं, और MOU कई मरतबा साइन किए गए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी कोई इस तरह की लीगल हैसियत नहीं होती कि बाद में कोई ये कहे कि जी आपने उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। हमारे यहाँ पे तो ये होता है ना, वो तो चाय पे साइन हुआ था, असल तो खाने पे साइन होना था। अच्छा खाने पे साइन हुआ तो रात के थोड़ी दिन के खाने पे होना था। हमारे यहाँ तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ इदारे भी होते हैं उनको, लेकिन वो सारे के सारे अपने इख्तियारात जो है ना उनका इर्तिकाज़ तो चाह रहे होते हैं अपने इदारे में, अपनी ज़ात में, लेकिन जब जिम्मेदारी अदा करने का मामला आता है तो उसके लिए तैयार नहीं है, उसके लिए सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और कोई हादसा और कोई वाक़या और कोई चीज़ हो जाए तो वो फिर दूसरे पे डाल रहे होते हैं। बिल्कुल यही सिचुएशन जो है वो, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे यहाँ के कराची के सारे ये बलदियाती इदारों की और जो है यहाँ की कारकर्दगी की, तो उसके अंदर भी यही है कि पहले जो है वो 18वीं तरमीम से पहले जो है वो वफाक के पास इख्तियारात का इर्तिकाज़ था, 18वीं तरमीम के बाद वो सूबे के पास वो इख्तियारात का इर्तिकाज़ आ गया। अब वो सिटी गवर्नमेंट के भी इदारे जो है वो अपने ताबे लिए बैठे, वो सिटी गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार नहीं है। सिटी गवर्नमेंट के जो एहलकार और जो जिम्मेदारान हैं वो ये कहते हैं कि जी मसला ये हो रहा है कि साहब सॉलिड वेस्ट भी जो है सिंध गवर्नमेंट के पास है, वाटर बोर्ड भी सिंध गवर्नमेंट के पास है, SBCA भी सिंध गवर्नमेंट के पास है, इस तरह की दीगर इदारे भी उन्हीं के पास है। हमारे पास तो जो है ये कोई इख्तियार ही नहीं है, एक गटर का ढक्कन रखने का इख्तियार भी नहीं है। तो नतीजा क्या है कि यानी कराची का पैसा कराची पर नहीं लगेगा, कराची का पैसा जो है यहाँ की गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा, और उसके नतीजे में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही तबाह बर्बाद रहेगा। तो आप मुझे बताइए ना कि ये तो दूसरी बड़ी ज़्यादती हो गई कि पहले वफाक जो है वो इख्तियारात को संभाल के बैठ जाए, फिर सूबा संभाल के बैठ जाए, और जो है सिटी गवर्नमेंट को महरूम कर दे और यहाँ के इदारों को महरूम कर दे, यहाँ काम और कारकर्दगी नजर ना आए। लेकिन एक बात सुने, गवर्नमेंट के हाथ से अगर यह, मैं डॉक्टर साहब आपके लिए सवाल है कि के इलेक्ट्रिक को आप देख रहे हैं हाथ से निकला, तो के इलेक्ट्रिक ने कितनी तबाहियां मचा दी, जो कि अभी तक आज 8वां या 9वां दिन है खुदादाद कॉलोनी में लाइट नहीं आई, एहतजाज के बावजूद के इलेक्ट्रिक की गाड़ियां नहीं आई हैं। तो ये मसले डॉक्टर साहब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या दिल का मरीज जो है आर्टरीज अगर बंद है तो वो फ्लाई कर सकता है? बिल्कुल फ्लाई कर सकता है। उसकी कंडीशन देखी जाती है कि उसकी फंक्शनल क्लास कैसी है, उसको पेन होता है, क्या वो दवाइयों के ऊपर ऑप्टिमम है या नहीं है। एक मरीज है जिसकी अभी एंजियोप्लास्टी हुई है, अभी हार्ट अटैक हुआ है ना, तो उसमें सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम देते हैं कि 4 to 8 वीक्स का टाइम है, इसमें तुम ट्रैवल नहीं करो। लेकिन एक पेशेंट है इसको पुरानी दिल की शिरानें बंद हैं और उसको कोई सिम्टम नहीं आते, वो दवाइयों पर ठीक है, मतलब दे आर स्टेबल। ओल्ड केस ऑफ स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज, ऐसे पेशेंट जिसकी दिल की शिरानों में ब्लॉकेज होती है और वो दवाइयों पर चल रहा होता है, उस पेशेंट को कहते हैं स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज। लेकिन एक पेशेंट जिसको नया कोई इवेंट होता है उसे हम कहते हैं ACS, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसके अंदर होता है कभी हार्ट अटैक हुआ है, छोटे दर्जे का हार्ट अटैक हुआ है, या उसे बैठे बैठे सीने में होता है। ऐसी कंडीशन में तो फिर रिस्की होता है ट्रैवल करना, तो मना करते हैं। ठीक है, हुसैन भाई आपकी तरफ आए हैं कि एक बंदा जिसने ये कहा, एक मतलब 25 साल पुरानी बात है, ठीक है, प्रेजेंट की बात नहीं, क्योंकि अभी ये प्रेजेंट में 3-4 साल 5 साल हुए कि हमें फाइलर बहुत ज्यादा मस्ट करती है। नहीं 5 साल नहीं, 11 साल तकरीबन हो गए 2014 से।
हमने जो बहुत ज्यादा क्रेज सुना वो 5 साल हो गए मुझे भी हाँ, देखे। वो हमारे जो साबिक वजीर आजम तो साहब थे, उन्होंने जो क्रेज डाला ना, अच्छा एक क्रेज encourage डाला करते हैं हम उनको। अच्छा, उन्होंने ये पूछा है कि मैंने 25 साल पहले उनको पैसे दिए, अब वो बंदा जो है वो लास्ट टाइम है या जो भी, वो ये कहता है कि मैं गुनाहगार नहीं बनना चाहता, तुम ये मेरा घर ले लो, सही है, उतने ही एवज में, मतलब 1 रुपया भी वो बंदा नहीं दे सही रहा। है। तो वो ये कह रहा है कि मैं उसको जो मार्केट वैल्यू है उस पर टैक्स देना, अवल तो टैक्स देना होगा या नहीं, क्योंकि वो मुझे गिफ्ट करेगा। अब ये बंदा दोस्त है, कोई रिश्तेदार नहीं, क्या वो मुझे घर गिफ्ट कर सकते हैं? एक बात। दूसरा, अगर वो मुझे गिफ्ट नहीं कर सकते तो फिर क्या प्रोसीजर होगा? देखें जी, गिफ्ट तो नहीं कर सकता डेफिनेटली, वो तो एक सेटलमेंट है उनके पुराने कुछ कर्जे के मामलात में ना, तो उस वजह से वो देना चाह रहे हैं, तो गिफ्ट कंसिडर नहीं होगा, वो लेके सेटल कर सकता है। अब उसको देखना पड़ेगा इसने अपने प्रीवियस टैक्स ईयर्स में क्या काम किया हुआ है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ टैक्स, तो टैक्स मार्केट वैल्यू पे नहीं, जो एफबीआर के डॉक्यूमेंटेड वैल्यू होती है उस पर प्रॉपर्टी परचेज पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये परचेज उसके नाम पे अगर सेल डीड होगी या ट्रांसफर होगा तो उसका जो भी फाइलर का या लेट फाइलर, नॉन फाइलर, वो जो भी इसका स्टेटस है उस हिसाब से उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ साथ तो उन्होंने नीचे ये भी लिखा है कि घर 250 गज का है। डजंट मैटर, उसकी वैल्यू जो भी है जिस इलाके में, अब 250 गज डिफेंस में अलग वैल्यू होगी, 250 गज नाजमात में अलग वैल्यू अगर फर्ज करें डिफेंस की हम बात करते हैं तो डिफेंस में एक घर जो है वो 1 करोड़ का, लेकिन उसको बताया 25 करोड़ का जाता है, ठीक है, तो हम 1 करोड़ कंसीडर करेंगे या जो मार्केट में हर कोई बंदा लगा रहा है 25 करोड़? एफबीआर वैल्यू कंसीडर्ड होती है, मार्केट वैल्यू जो भी हो, ठीक है। एफबीआर वैल्यू अगर उसकी 1 करोड़ है तो उस वैल्यू पे उसको टैक्स पे करना है, ठीक है, चाहे वो अब वो फाइलर है, नॉन फाइलर है या लेट फाइलर है, उस स्टेटस के मुताबिक डिफरेंट रेट्स हैं, उस हिसाब से उसको टैक्स पे करना है। मार्केट वैल्यू बेशक 20 करोड़, ओके, मतलब जो एफबीआर की है, जी, ठीक जो है एफबीआर डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, दूसरी चीज ये है कि कितने इनकम के ऊपर मुझे टैक्स फाइलर होना जरूरी है? फर्ज करें कि अगर मेरी इनकम ही 25,000 रुपए है और मुझे मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूं, मुझे ये कहा गया कि तुम फाइलर हो जाओ वरना तुम्हारी सिमें ब्लॉक हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है पास्ट ईयर में कि एक सिक्योरिटी गार्ड या जो भी शख्स जिसकी 20-25 हज़ार रुपये भी तनख्वाह है, उनकी भी सिम्स ब्लॉक हुई हैं। क्योंकि देखें, हमारे यहाँ जो पहले लॉ था वो ये था कि इफ़ यू ओन समथिंग लाइक कार, लाइक हाउस, लैंड वगैरह, तो आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टैक्स पेयर बनना। लेकिन अब कुछ ही दिनों पहले कि एक नया एसआरओ अपडेट हुआ है कि एनी पाकिस्तानी जो सीएनआईसी होल्ड करता है, ही और शी हैज़ टू बिकम फाइलर, यानी उनको अपने असासे बताने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी हम कंसल्टेशन करते हैं जो सॉफ्टवेयर हाउसेज या कॉल सेंटर्स वगैरह से रिलेटेड हैं, तो उनकी एजेस इतनी ज़्यादा नहीं है उन बच्चों की, यानी वो दे आर 22-24 ईयर एज, बट दे आर अर्निंग गुड। तो उनके लिए एफबीआर ने या गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया हुआ है थ्रू पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, ताकि वो अपनी कंपनीज रजिस्टर्ड करवाएं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड हो जाएं और अपनी इनकम को डिक्लेयर करें प्रॉपर। अच्छा, एक भाई ने लिखा है कि मेरी एफबीआर में रजिस्टर होने के बाद मुझे धमकियों वाली कॉल्स भी आती हैं और मेरा क्योंकि डेटा सब इनके सामने है, भाई कभी काम ज़्यादा होता है, कभी बुरा होता है, कभी अच्छा होता है। मेरा एक कॉल सेंटर है, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और हमारी अपनी कुछ ख़ानदानी जायदाद भी है, तो मैं तो फाइलर होकर फंस गया। देखें, ऐसा तो नहीं है कि एफबीआर खुदा ना खास्ता धमकियों वाली कॉल करे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ये कोई फेक कॉल्स हो सकती हैं या कोई इनके पर्सनल, आई डोंट नो इनका केस क्या है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं तो कौन इन्हें कर रहा है, लेकिन कोई भी इदारा इस तरह धमकियों वाली कॉल नहीं करेगा। इदारा भी नहीं करता। एफबीआर की बात मैं करूं, बैंक की बात मैं करूं, या आपका कोई सेविंग, वो क्या होता है, सर्टिफिकेशन जो है उसके ऊपर जो है वो आपको वो कोई कॉल नहीं करेगा, क्योंकि बैंक भी हमें रोज, मुझे तो 4 मैसेज आया होता है, बैंक आपको आपकी पर्सनल कॉल्स नहीं करता। अच्छा जी, मैम ने मैसेज किया है कि भाई मेरा करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट नहीं है। जो पहली बात हुई थी ना कि आपने कहा कि खातून को, मतलब अम्मी को जो पैसे देते हैं, जी। अच्छा, करंट अकाउंट है तो कोई प्रॉफिट उस पर नहीं आता होगा, ठीक है, तो यानी प्रॉफिट नहीं आता तो टैक्स डिडक्शन भी नहीं होती होगी। अब वो डिपेंड करते हैं अमाउंट कितना है, वो डेफिनेटली वो ऑन एयर नहीं डिस्क्लोज होनी चाहिए बात। जितना भी अमाउंट है उनका, अगर वो समझती हैं कि उस अमाउंट को कहीं ना कहीं कन्वर्जन एसेट में करना है, बिल्कुल यकीनन होते हैं ना लोगों के प्लान्स, यार ज्यादा अमाउंट एसेट्स में कन्वर्ट करना है, तो इनको फाइलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो हुसैन भाई से बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं और हुसैन भाई को हम कोशिश ये करेंगे। हुसैन भाई, 14-15 लोगों ने ये मैसेज किया कि भाई आप से बहुत पहले आपको देखा था और आज जब चीज़ें अपडेट हुई तो हमने आपके लिए ही टीवी लगाया है। आप आते हैं तो पॉजिटिव बातें बताते हैं, वरना हम 3-4 से मिल चुके, वो तो इतना डरा देते हैं कि शायद हम घर भी ना पहुंच सके और जेल में बैठे हों। नहीं, बहुत शुक्रिया आप लोगों की इज्जत अफजाई का। देखें, हमारा काम है लोगों को कंसल्ट करना, बेहतर राय देना।
अब डराने वाली बात वो आई डोंट नो वो क्यों लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। जैसे एक साहब ने अभी सवाल पूछा कि मैं फाइलर होकर फंस गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फाइलर नहीं भी होंगे ना तो भी आपके CNIC से नादरा एंड FBR का एक MOU हुआ है कि आपका सारा डेटा शेयर होगा। अगर आप फाइलर हो नॉन फाइलर हो डजेंट मैटर, आपके NIC पे जो भी चीज टैग होती है, चाहे वो बैंकिंग प्रॉफिट हो, चाहे कार परचेज हो, चाहे हाउस परचेज हो, वो सारी चीजें लिंक्ड हैं, तो आप वैसे ही पकड़े जाएंगे। अच्छा जी, एक और चीज आई है कि मेरे वालिद और वालदा बाहर हैं, हम 3 बहन भाई यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें एक अच्छा अमाउंट आता है, लेकिन अब हमें हमारे कंसल्टेंट ने डरा दिया कि बाहर से भी पैसा आ रहा तुम्हें तो पुलिस पकड़ लेगी, तो मैं तो फॉरेन रेमिटेंस मंगवा रहा हूँ, तो मैं तो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं मेरे माँ बाप, तो मुझे क्यों पकड़ा जाएगा? और देखिए फॉरेन रेमिटेंस पे कोई टैक्स नहीं है, पहली बात। ये जिसने भी इन्हें कहा है कि पुलिस पकड़ लेगी, तो दूसरी इसका जवाब सिंपल सा ही है कि पुलिस का ये मैंडेट ही नहीं है पकड़ना। पुलिस को क्या पता कि फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है। देखिए ना, कंसल्टेंट ने गंदी बात जी जी बिल्कुल, ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं। आपके लिए हम यही कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है लोगों को सही फैसिलिटेट करना, और ये फंसेंगे खुद देखें। हमने इनको रिस्पेक्ट वो कर दिया है, अब आपने आना जरूर है। ये देखिए अल्लाह अच्छा बंदे का मामला होता है। मैं ये बात क्लियर कर दूं, दिशान भाई और आपकी चैनल की बड़ी मोहब्बत है कि आप हमें बुलाते हैं और हम बिल्कुल आएंगे भी, क्योंकि लेकिन चूंकि ये टैक्स सीजन में इतनी मसरूफियात थी कि हम टाइम नहीं निकाल पाए। महीने में 2 दिन दे, इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह बिल्कुल लाइन अप करेंगे कुछ। जफर भाई, आपसे आपके लिए सवाल आया है कि हमारी इंपोर्ट पर कितना असरअंदाज होगी ये अगर स्टील मिल बन जाती है या दोबारा से काम करती है, क्योंकि खाम माल जो है वो वहीं आकर उतरेगा और फिर वो प्रोसेस होगा। देखिए हो ये रहा है कि जब स्टील मिल फुल कैपेसिटी में चलती थी तब भी पाकिस्तान की 25 से 30% फौलाद की ज़रूरत स्टील मिल पूरा करती थी और बकिया सब इंपोर्ट होता था। अब जब से स्टील मिल बंद हो गया तो हम 100% जो है इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और जब इंपोर्ट करेंगे तो लाजमी सी बात है कि उसके अंदर हमारा ज़र मुबादला जो है वो इस्तेमाल होता है। जो यहाँ पर जो पूरा जो शिप ब्रेकिंग था वो भी एक बड़ा यानी वो था हमारे पास कि जहाँ से हम ये स्टील हासिल कर लेते थे और स्टील मिल था, बकिया सब हम इंपोर्ट करते थे। अब टोटल हम इंपोर्ट के ऊपर हैं, तो इसलिए स्टील मिल अगर बनती है, लगती है, चलती है तो ये तो मुल्क के मफाद में है और इसको जल्द अज जल्द होना चाहिए। लॉलीपॉप खाली ना दिया जाए, हवा में बातें ना की जाएं, इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और सीरियस तवज्जो दी जानी चाहिए। मैं इसके साथ ही एक और बात और कर देना चाहता हूँ कि देखिए वो हमारे दोस्त हैं जो ये जो टेक्निकल जो एजुकेशन है, ये मोनो टेक्निकल इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक, यहाँ पर इनको डेली बेस के ऊपर लेक्चरर हैं वो लगाया जाता है उनको, तो उनको जो तनख्वाह है वो आप हैरान हो जाएंगे कि वो जो है वो 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जा रही होती है। इतनी तो जो है मिनिमम वेज भी नहीं है, मिनिमम वेज जो है वो भी 37,000 और 40,000 है, और यहाँ पर ये इनको ये दी जा रही होती है पढ़े लिखे लड़कों को, और जो है बकिया पता नहीं किसकी जेबों में जा रही है, ये कौन सा उसूल और कौन सा तरीका है। तो इस तरह से होना ये चाहिए कि ये जो पूरा जो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर भी जो लोग भी टेक्निकली जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो वहाँ पर जो है वो स्किल दे रहे हैं, वहाँ पर जो है वो टीचिंग कर रहे हैं, तो उनकी तनख्वाहों का भी उसी हिसाब से ख्याल किया जाए और उनको भी उस पर तवज्जो दी जाए। सिर्फ आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए शहर कराची के हवाले से जो यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे MQM हो, चाहे PTI हो, और या फिर चैम्बर हो, बिजनेसमैन फोरम हो, इन लोगों को सबको बैठकर इस कराची के जो भी बड़े बड़े जो मसाइल हैं उनको ये 1, 2, 3, 4 जो है वो सबके सामने उनको क्लियर करें और हल करें और उसके ऊपर हल करने के लिए एक पॉलिसी बनाएं। अच्छा जी, मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर अरसलान बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन कराची हैं, इतने अच्छे से पेशेंट से मिलते हैं कि आधी बीमारी खत्म हो जाती है। हसन हेयर जो आपके पेशेंट है उन्होंने मैसेज किया है, और जी यहाँ पर तमाम जो है वो चीज़ों का हम ये सम करेंगे कि हुसैन भाई आज मौजूद हैं, मेरी डॉक्टर अरसलान से पहली मुलाकात है। जफर भाई तो हमारे पुराने बंदे हैं, तो कहने की बात है कि जितनी भी बातें होती है प्रोडक्टिव बातें होती है। अच्छा वो टाइम बड़ा मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि जहाँ बहस के फॉर्म में बात को सॉल्व किया जाए। बहस थी,
कितने अकाउंट में पैसा होना चाहिए ये सही है। दिल की बीमारी, वो एक बंदे ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मुझे तो हो ही नहीं सकती कि मैंने 5-7 लोगों को दिल दिया हुआ है तो मुझे दिल की बीमारी नहीं होगी। तो इसी के साथ साथ जफर भाई, तो हमारा सिर्फ एक उससे मकसद ये होता है कि साथ साथ जो है हम जिंदगी में चाहते हैं कि चीज़ें आसान हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, मेरी इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में इनको याद रखिएगा, हमारे भट्ट साहब हो, अदील भाई, खुरम भाई, हमारे इरफान भाई, बासित भाई और रमीज़ खान, सबको सबको। और इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। आज की कोई बात बुरी लगी तो आपसे माफ़ी चाहेंगे। आपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।